नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मेम्ब्रेन को पढ़ लिया था। अब हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज मेनली हम जानेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट देने हैं आपको, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता कितने टाइप का है। तो आइए पढ़ते हैं। जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो दो टाइप से होता है। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि हम दो टाइप का कहेंगे। एक टाइप एनर्जी यूज़ करेगा और दूसरा टाइप जो है वो एनर्जी यूज़ नहीं करेगा। तो जो एनर्जी यूज़ करेगा, जो एनर्जी नहीं यूज़ करेगा, इस तरह से मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन दो टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, देयर आर टू मेजर वेज that molecules can be moved across a membrane, and the distinction has to do with whether or not cell energy is used. There are two major ways, मतलब दो मेजर वेज हैं जिसके थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार मूव करते हैं। और जो आप डिस्टिंक्शन करेंगे दो वेज में, वो डिपेंड करेगा कि एनर्जी यूज़ हुई है या एनर्जी यूज़ नहीं हुई है। तो जिसमें एनर्जी नहीं यूज़ होती है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी यूज़ होती है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन जो दो मेजर टाइप्स हैं वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ नहीं होगी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस along the concentration gradient without expenditure of energy। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का, लेकिन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? फॉर एग्जांपल, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के एक साइड को, मतलब बाहर वाली साइड को 10 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी वाली साइड को 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो 10 मॉलिक्यूल की साइड से 2 मॉलिक्यूल की साइड को ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसको हम कहेंगे along the concentration gradient, मतलब from the region of higher concentration to the region of लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इसके उल्टा कर लीजिए, अगर 2 वाली साइड से 10 वाली साइड को ट्रांसपोर्ट होने लगा तो उसको हम बोलेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब सॉल्यूट जहाँ पे कम है वहाँ से वो ज़्यादा जा रहा है जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, और इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी एनर्जी। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आप समझ गए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इन्हीं तीनों पे हम आज डिटेल बात करेंगे। आपका एक एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये मत समझिए कि सिर्फ इसमें डेफिनेशन की जाएगी, इसमें और भी बहुत कुछ किया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का, लेकिन देखिए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो मैंने कहा ना, 2 मॉलिक्यूल की साइड से 10 वाले को जाएगा, ठीक है, 2 से 10 की तरफ को जाएगा, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ और इसमें एनर्जी यूज होगी। तो ये मेनली 2 टाइप से होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। इनका डेफिनेशन बहुत ही सेम है। हालांकि जो आपने यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ा वही डेफिनेशन डिफ्यूजन पे अप्लाई हो जाता है। तो उससे पहले आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एज यू कैन सी, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अगेन यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल का नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो क्या हो रहा है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की बात कर रही हूँ मैं। देखिए सॉल्यूट या कुछ भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ज़्यादा संख्या वाली जगह से कम संख्या वाली जगह की तरफ आ रहे हैं, तो ये हो गया पैसिव, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। अगर आप देख पा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, तो यहाँ पे एक प्रोटीन काम कर रही है जो कि डिफ्यूजन में काम नहीं कर रही है। डिफ्यूजन में जो है मॉलिक्यूल्स एक मेम्ब्रेन के थ्रू ही आ जाएंगे, समझ रहे हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू आ जाएंगे। और क्या होगा कि मॉलिक्यूल जब इस तरफ को और इस तरफ को बराबर हो जाएंगे तब डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाता है। जब मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ को बराबर हो जाते हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाता है। यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? देखिए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या इस तरह से समझ लीजिए, देखिए मेम्ब्रेन के आर पार
मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्या है, उसी को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में एक तरफ मॉलिक्यूल का नंबर ज़्यादा होगा, एक तरफ कम होगा। याद रखिएगा, द डिफरेंस between the concentration of molecule across the membrane के आर पार मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में हमेशा ही एक तरफ को ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तरफ को कम मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए? और जब दोनों तरफ को बराबर हो गए मॉलिक्यूल्स तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है अब खत्म हो गया, क्योंकि बराबर मॉलिक्यूल्स पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो जब मेम्ब्रेन के आर पार जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अलग है, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए, यहाँ पे कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एज यू कैन सी द एरो। तो इसमें क्या लगेगी, एनर्जी। तो इसको बोलते हैं हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट क्यों, कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सेल के पास सफिशिएंट नंबर में है मॉलिक्यूल्स, फिर भी उसको और ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, बाहर अगर कम भी है तब भी उसको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर आना पड़ेगा। तो इसके लिए सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ती है, उनको जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता है, आओ अंदर आओ, काम करना है। ठीक है, मेम्ब्रेन से अंदर आओ, समझ गए ना? तो ये हुआ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी समझ गए। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होगा अगर यहाँ से मॉलिक्यूल आते रहे, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को अगर सेल यूज कर लेगी तो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो खत्म नहीं होगा। फटाफट से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सेल उनको फटाफट से यूज कर रही है, तो अल्टीमेटली सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कम ही रह रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर सेल जो है उन मॉलिक्यूल को यूज नहीं करती है और सेल के आर पार जो है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और तब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टूट जाता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो है क्या होगा, जो मैंने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन होगा, कहीं ना कहीं वही सिंपल डिफ्यूजन का डेफिनेशन होगा। सिंपल डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्ट or movement of molecules from higher concentration to lower concentration without expenditure of energy। सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल का उनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से टू कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह को, और इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी। In this process, molecules simply diffuse through the pore of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल इजीली मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी प्रोटीन नहीं चाहिए, क्योंकि पोर्स से ही मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। सो सिंपल डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। समझ गए आप? देखिए, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफरेंट इनसाइड and outside of the cell membrane, concentration gradient is established। अब आप समझे concentration gradient बेटा, जब सेल के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल का concentration है वो अलग अलग होगा तो बनेगा concentration gradient। Then the molecules move from the higher concentration to lower concentration until equilibrium is maintained। फिर मॉलिक्यूल जो है हायर concentration वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ को मूव करेंगे जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। मतलब मेम्ब्रेन के आर पार जो है वो मॉलिक्यूल्स का नंबर बराबर नहीं हो जाता। ठीक, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट स्टॉप्स। जब मेम्ब्रेन के आर पार जो है वो मॉलिक्यूल का नंबर बराबर हो गया तब ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। ठीक, अब कुछ केसेस में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल का नंबर बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल जो है, सेल के अंदर आने जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनको फटाफट वो मेटाबोलाइज कर रही है, फटाफट उनका कुछ और बना दे रही है या उनको तोड़ दे रही है। ठीक है, तो उस केस में कभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं टूटेगा। देखिए, इन सम केसेस द मॉलिक्यूल्स आफ्टर एंटरिंग द सेल ट्रांसफॉर्म मेटाबॉलिकली, मतलब या तो वो टूट जाएंगे या तो उनसे कुछ और बन जाएगा। ठीक है,
प्रिवेंटिंग टू बिल्ड अप कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल। इससे क्या होगा, अब जो मॉलिक्यूल अंदर आए हैं उनका एक कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पाएगा, मतलब वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिमेन एस्टेब्लिश्ड, और इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। फिर से समझिए, मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर आ रहे हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो कई बार इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, और अंदर और बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सेल उनको या तो तोड़ दे रही है या तो किसी और सब्सटेंस के साथ, किसी और मॉलिक्यूल के साथ जोड़ के उनका कुछ और बना दे रही है। तो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल आया वो वहां से हट रहा है। जब वो मॉलिक्यूल हट रहा है मतलब उस मॉलिक्यूल का नंबर जो है अंदर कम ही रहेगा और बाहर ज्यादा ही रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक, अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है, देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी एंड परमिएबिलिटी पे भी। मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास दो सेल हैं, एक सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर 5 मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर की तरफ को 3 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उसमें डिफरेंस है 5, 3 इस तरह से। ठीक है, और दूसरी जो मेम्ब्रेन है उसमें बाहर को 10 हैं मॉलिक्यूल और अंदर की तरफ को 3 मॉलिक्यूल है, तो दूसरी मेम्ब्रेन में है 10, 3। तो देखिए 10, 3 वाली में टोटल डिफरेंस है 7 मॉलिक्यूल्स का, और 5, 3 वाली में डिफरेंस है सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स का। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसमें ज्यादा बड़ा हुआ? 10, 3 वाले में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा बड़ा हुआ, 5, 3 वाले में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इतना बड़ा नहीं हुआ। तो जो 10, 3 वाला है उससे डिफ्यूजन फास्टर होगा। समझ गए आप? तो जितना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही जल्दी जो है वो डिफ्यूजन होगा। जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन परमिएबल होगी उतना ही जल्दी जो है वो डिफ्यूजन होगा। एक बात और याद रखिए, सेल साइज और टेम्परेचर भी और फैक्टर हैं। सेल साइज मतलब मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल बड़ा साइज का है तो वो कम लेट डिफ्यूज होगा, अगर छोटे साइज का है तो वो जल्दी डिफ्यूज होगा। टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर डिफ्यूजन को बढ़ाता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा डिफ्यूजन जल्दी होगा, टेम्परेचर कम होगा डिफ्यूजन जो है वो लेट होगा। समझ गए? तो देखिए, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, मतलब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा जो है वो डिफ्यूजन का रेट होगा। एग्जांपल, वाटर और गैसेस एंटर द बैक्टीरियल सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन। बैक्टीरियल सेल में जो वाटर और गैसेस आएंगे वो सिंपल डिफ्यूजन से आएंगे। इनफैक्ट अदर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपने रूम पे परफ्यूम, ऐसे आपने आप पे परफ्यूम डाला, परफ्यूम की खुशबू जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि आपने अपने पास डाला ना, हो वहाँ पे नंबर ऑफ, वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो ज्यादा था, लेकिन बाकी के रूम में तो कम था, वो पूरा डिफ्यूज आउट हो गया। समझ गए? तो चलिए देखिए, आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है बेटा वो बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन और ना ही इसमें एटीपी यूज होगी, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन का यूज नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन में पोर होंगे उन्हीं के थ्रू मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उन पोर के थ्रू नहीं आ पाते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन ने फैसिलिटेट करवाया डिफ्यूजन को, तो इसको हमने बोल दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोल दिया हमने इसको? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप समझ गए? तो चलिए आइए अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सिमिलर टू सिंपल डिफ्यूजन, दोनों सेम है। एज द मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहां मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा है वहां से जो है वो मूव करेंगे मॉलिक्यूल उनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन को, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही ट्रांसपोर्ट होगा। बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज इट रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर द प्रोसेस। अभी किस तरह से सिंपल डिफ्यूजन से अलग हुआ? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होगी। आपने सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ा कि उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज नोन एज परमेज और पोर्टर और कैरियर प्रोटीन। तो आप परमेज मतलब वो एंजाइम की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को परमेजेस भी कहा जाता है,
पोर्टर प्रोटीन्स भी कहा जाता है या कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो स्पेसिफिक होगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं लेके आएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कहती हैं हम सिर्फ इसी मॉलिक्यूल को लेके जाएंगे, बाकी किसी को लेके नहीं जाएंगे, तो वो हो गई स्पेसिफिक प्रोटीन। और मोस्टली जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो बोलती हैं कोई बात नहीं, हम एक से ज्यादा कंपाउंड को लेके जा सकते हैं। एक्वापोरिन्स जो है वो वाटर को ले जाने वाली प्रोटीन होती हैं, ठीक। तो एक्वापोरिन वाटर के अलावा बाकी कोई नहीं ले जाएंगे, किसी चीज को नहीं ले जाएंगी। तो देखिए द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक, मतलब एक मेरे लिए यही सब्सटेंस है, मैं इसी को ले जाऊंगी। However, some can transport multiple compounds, लेकिन कुछ एक जो हैं वो मल्टीपल कंपाउंड्स को भी ले जा सकती हैं। अब कैसे ले जाती हैं, क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखिए, जिस तरफ को ये प्रोटीन खुला है ना, पहले ये किसी और साइड को खुला था, ऊपर की तरफ को खुला हुआ होगा, तभी तो ये मॉलिक्यूल आएगा इसमें, ठीक है। फिर जैसे ही ये मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, प्रोटीन में कुछ चेंज होगा, उसकी शेप चेंज होगी, और उस शेप के चेंज की वजह से मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। तो देखिए एट फर्स्ट सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाइंड विद द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल जुड़ गया एंड चेंजेस द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक, और उसने प्रोटीन के शेप को चेंज किया। This change in shape allows the solute to carry it across the membrane, और यही शेप के चेंज ने अलाउ किया सॉल्यूट को मेम्ब्रेन के आर पार जाने में। समझ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की तरह है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटीन जरूरी होंगी। प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और कुछ एक जो है वो नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। प्रोटीन के साथ मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट है वो जुड़ेगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, वो स्ट्रक्चर का चेंज अलाउ करेगा मॉलिक्यूल को एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने में। देखिए यह प्रोटीन चैनल जिसके थ्रू डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो खुद लेके आएगी, ठीक। तो चलिए देखिए अब ये आ गया सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ कंपैरिजन। एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों में ही नहीं है, नन एंड नन। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दोनों में डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक ही बात है। स्पेसिफिसिटी, सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल आ सकते हैं तो इट इज नॉट स्पेसिफिक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक होता है। पैसेस डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, हाँ जी, सिंपल डिफ्यूजन में डायरेक्टली मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपने देखा प्रोटीन चाहिए तो इसमें नो आया, ठीक है। प्रोटीन चैनल सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चाहिए होते हैं। कौन कौन से सॉल्यूट को ये ले जा सकता है, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले जा सकता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में शुगर एंड अमाइनो एसिड जो है वो मिल नहीं जाते हैं। सॉल्यूट बाइंडिंग कैरियर प्रोटीन्स नहीं होंगी, फैसिलिटेटेड में होंगी, ठीक है। अब स्पीड ऑफ डिफ्यूजन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सिंपल डिफ्यूजन में स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा, फैसिलिटेटेड में कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो मेम्ब्रेन के आर पार जाना पड़ेगा सिंपल डिफ्यूजन में, जबकि फैसिलिटेटेड में फटाफट वो प्रोटीन से होते हुए आ जाएगा। इसीलिए स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो है सिंपल डिफ्यूजन में कम होगी, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है वो ज्यादा होगी। चलिए अब हम टोनिसिटी पढ़ते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है ऑस्मोसिस को समझने के लिए, ठीक है, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, याद रखिएगा, सिर्फ पानी का मूवमेंट होगा, उसमें सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। डिफ्यूजन में सॉल्यूट का मूवमेंट भी होता है, ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है। तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, अ सेल इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, मतलब एक सेल है, ठीक है, इसको हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे।
ध्यान दीजिएगा, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। फिर से सुनिए, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं। देखिए आप यहाँ आगे देख सकते हैं, यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अंदर और बाहर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ जो सॉल्यूट हैं वो बराबर हैं, तो सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर जो है अंदर बाहर बराबर मूव करेगा, तो सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए, अ सेल इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, मीनिंग द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड आर सेम। आइसो मीन्स इक्वल इन लैटिन, ठीक है। इन दिस स्टेट देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अंदर और बाहर ऐसा नहीं है ना कि एक तरफ को ज्यादा है और एक तरफ को कम है, नहीं है, ठीक। तो बराबर है सॉल्यूट, तो मतलब सॉल्वेंट भी बराबर है, ठीक। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, यहाँ हम सॉल्यूट की मूवमेंट नहीं करवाएंगे। देयरफॉर नो लार्ज मूवमेंट ऑफ वाटर इन और आउट, तो कोई लार्ज मूवमेंट नहीं होता अंदर और बाहर, बराबर रहता है। वाटर मॉलिक्यूल्स डू फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, हाउएवर एंड द रेट ऑफ मूवमेंट इज द सेम इन बोथ साइड। क्या होगा, दोनों ही तरफ को वाटर जो है वो मूव करेगा, अंदर की तरफ भी मूव करेगा, बाहर की तरफ भी मूव करेगा, लेकिन बराबर रेट पे मूव करेगा। तो आइसोटोनिक में जब आप किसी सेल को रखते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें वाटर अंदर और बाहर बराबर मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट है सेल के अंदर भी बराबर है और बाहर भी बराबर है। जब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, a hypotonic solution has lower solute concentration than inside the cell। मतलब देखिए, एक सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, आगे ही दिखाती हूँ। देखिए यह है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए, सेल के अंदर जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल के बाहर। तो बाहर का सॉल्यूशन कैसा हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस सॉल्यूशन इज लोअर एज कंपेयर टू द सेल सैप। सेल सैप मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सेल सैप हाइपरटोनिक है, जबकि जो बाहर सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। तो देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल। द प्रीफिक्स हाइपो का मतलब होता है इन लैटिन अंडर और बिलो। जब बाहर के सॉल्यूशन में सेल की कंपैरिजन में कम जो है सॉल्यूट होंगे तो उस सॉल्यूट को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसमें बनाना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बना, देखिए सेल के अंदर ज्यादा क्या है सेल के अंदर ज्यादा सॉल्यूट है और बाहर कम सॉल्यूट है, ठीक। लेकिन यहाँ सॉल्यूट की मूवमेंट नहीं होगी हायर टू लोअर, यहाँ पे होगी वाटर की मूवमेंट, ठीक। तो जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसकी तरफ को वाटर मूव करता है, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाले में पानी की कमी है और वहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। तो देखिए, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन कंपार्टमेंट्स काउजेस द वाटर टू एंटर द सेल। पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा और इसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखिए, हाइपरटोनिक में देखिए ये सेल है, सेल के अंदर सॉल्यूट कम है। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्यूशन में होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट से। सेल के अंदर सॉल्यूट कम है, बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू द सेल सेट। तो सेल जो है वो वाटर लूज करेगी, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जो है वो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, जबकि सेल के बाहर सॉल्वेंट कम है। अब ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट कम है तो जहां ज्यादा सॉल्वेंट है उससे बाहर को जाएगा सॉल्वेंट, ठीक। तो नेट वाटर लॉस होगा, मतलब सेल जो है उस वो वाटर लूज करेगी और श्रिंक हो जाएगी। तो देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैव अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। दिस काउजेस वाटर टू रश आउट, वाटर बाहर को जाएगा, मेकिंग द सेल रिंकल और श्रिवल। सेल जो है वो क्या हो जाएगी, रिंकल हो जाएगी और श्रिवल हो जाएगी। दिस इज क्लियरली सीन इन ब्लड रेड सेल अंडरगोइंग अ प्रोसेस कॉल्ड क्रीनेशन।
रेड ब्लड सेल में क्या हो जाता है, क्रीनेशन मतलब वो श्रिंक हो जाती है, इसको हम हीमोलाइसिस भी कहते हैं। तो ये आप समझ गए, आपने ये डायग्राम देख लिया। एक बार फिर से हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देख लीजिए। हाई डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए बराबर होते हैं, देखिए सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद अनदर सॉल्यूशन, ठीक। हाइपरटोनिक अ सॉल्यूशन विच हैज मोर सॉल्यूट देन अनदर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है। तो क्या हुआ, इफेक्ट क्या होगा इसका एनिमल सेल पे, जब हम एनिमल सेल को किस में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो पानी जो है वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी और बर्स्ट हो जाएगी। इसको हम देखिए हीमोलाइसिस भी कहते हैं, किस केस में, रेड ब्लड सेल के केस में, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो है वो बराबर अंदर और बाहर जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा सेल शेप में ज्यादा, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बाहर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो सेल जो है सॉल्वेंट देगी, मतलब वाटर लूज करेगी, जब वो वाटर लूज करेगी तो वो श्रिंक हो जाएगी। तो देखिए सेल के श्रिंक होने को, आरबीसी के श्रिंक होने को कहते हैं क्रीनेशन, लेकिन आरबीसी के फट जाने को, बर्स्ट हो जाने को कहते हैं हीमोलाइसिस। डिफरेंस समझ आया क्रीनेशन और हीमोलाइसिस में, ठीक है। अब प्लांट सेल पे क्या डिफरेंस होगा, क्या फर्क आएगा, जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे वाटर अंदर आएगा, लेकिन वो बर्स्ट नहीं करेगी क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। आइसोटोनिक में बराबर रहेगा, सेल टर्जिड रहेगी, और हाइपरटोनिक में जो है सेल वाटर लूज करेगी और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, प्लाज्मोलिसिस हो गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। आपको समझ आ गया, ऑस्मोसिस में सिर्फ किसका मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। तो किसके थ्रू, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कहां से होगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अब बताइए लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसके पास सॉल्यूट ज्यादा लेकिन वाटर जिसके पास सॉल्यूट कम लेकिन वाटर ज्यादा है, ठीक है। और मोर कॉन्सेंट्रेटेड क्या हुआ, जिसके पास वाटर कम लेकिन सॉल्यूट ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट हो किसका रहा है, वाटर का मूवमेंट। तो किसमें वाटर ज्यादा है, हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा है, हाइपरटोनिक में वाटर कम है। तो इसलिए वाटर कहां से मूव करेगा, फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, समझ गए। तो देखिए द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ना मतलब वाटर tend to pass through a semi permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one। तो याद रखिएगा, बार बार बता रही हूँ, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफ्यूजन होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, सॉल्यूट का नहीं होगा। किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े आपने, आइसोटोनिक, वाटर जो है दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, वाटर मूव इक्वली इन बोथ डायरेक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल सो दैट सेल श्रिंक्स। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल को आप हाइपरटोनिक में रखेंगे, सेल वाटर लूज करेगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वाटर अंदर आएगा और ज्यादा जो है सेल स्वेल हो जाएगी, उसकी प्लाज्मोटिप्सिस होगी, प्लाज्मोलिसिस, ये प्लांट सेल में हम वर्ड यूज करते हैं। आई होप आपको ऑस्मोसिस समझ आया होगा। तो ये आप आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक का एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए हाई लेवल ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर जो है वो सॉल्यूट ज्यादा होंगे, आइसोटोनिक में नहीं, क्योंकि सेल के अंदर और बाहर जो है सॉल्यूट बराबर होते हैं। हाइपोटोनिक में सेल के बाहर सॉल्यूट ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वही होता है जिसमें सेल सैप की कंपैरिजन में कम सॉल्यूट होते हैं। और हाइपरटोनिक में यस, सेल के बाहर, जो आपने डायग्राम भी देखा था याद करिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। अब देखिए लो सॉल्यूट, आइसोटोनिक में नहीं, लो सॉल्यूट भी नहीं होंगे, क्योंकि आइसोटोनिक में नंबर ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है, जबकि हाइपोटोनिक में याद करिए सेल के बाहर जो है सॉल्यूट कम था, यस, हाइपरटोनिक में ज्यादा होता है। वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूट, नहीं, तीनों में ही टाइप ऑफ सॉल्यूट पे वाटर मूवमेंट डिपेंड नहीं करता है। क्यों, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो वाटर मूवमेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड करेगा,
किस पे वाटर के पे, मेनली किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे। ये ऑस्मोसिस के टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें ऑस्मोसिस होगी, तो ऑस्मोसिस में सॉल्यूट का मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है, वाटर मूवमेंट डिपेंड नहीं करेगा टाइप ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। समझ गए ना, टाइप ऑफ सॉल्यूट का वाटर मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होगा। इफ कंट्रोल्ड मे लीड टू डेथ, ठीक है। इफ अनकंट्रोल्ड मे लीड टू डेथ। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कितना भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बराबर मूवमेंट रहेगी। लेकिन हाइपोटोनिक में भी डेथ हो सकता है, हाइपरटोनिक में भी डेथ हो सकता है। या तो वाटर ज्यादा ही आ जाएगा तो सेल बर्स्ट कर रही है, ज्यादा लूज हो गया तो सेल श्रिंक कर रही है। देखिए, कैन काउज सेल टू श्रिंक, आइसोटोनिक में ऐसा नहीं होता है। हाइपोटोनिक सेल श्रिंक नहीं करती, स्वेल करती है। हाइपरटोनिक्स में श्रिंक होता है। कैन काउज सेल टू स्वेल और बर्स्ट, ठीक है। रिंकल किस में हुआ, सेल हाइपरटोनिक में। अब आइसोटोनिक में अगेन कोई फर्क नहीं है, हाइपोटोनिक में फर्क है, क्योंकि एक सेल को जब हम हाइपोटोनिक में प्लेस करते हैं तो वाटर सेल के अंदर मूव करेगा, तो ज्यादा वाटर मूव कर गया तो वो बर्स्ट कर सकती है। लेकिन हाइपरटोनिक में सेल के अंदर वाटर नहीं जाएगा, सेल के बाहर वाटर जाएगा, इसलिए वो बर्स्ट नहीं करेगी। प्लांट्स में प्लाज्मोलिसिस होगी, नहीं, आइसोटोनिक में प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी। हाइपोटोनिक में भी प्लाज्मोलिसिस नहीं होती है, क्योंकि सेल टर्जिड होती है उस केस में। हाइपरटोनिक में सेल प्लाज्मोलाइज्ड होगी। इन प्लांट रिजल्ट इन टर्गर प्रेशर इनसाइड द सेल, ठीक है। प्लांट में जो है वो टर्गर प्रेशर बनता है, आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इतना रखिए। आइसोटोनिक में नहीं बनता है, हाइपोटोनिक में यस बनता है, हाइपरटोनिक में भी नहीं बनता है, ठीक है। काउज वाटर मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक में नहीं होगी, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों में ही होगी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर होगा अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ गए ना, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, कि वाटर का मूवमेंट होगा, हाइपोटोनिक में भी होगा और हाइपरटोनिक में भी होगा। होम्योस्टैटिक स्टेट, बराबर जो रहती है स्टेट, वो आइसोटोनिक में रहती है, ना हाइपोटोनिक में रहती है, ना हाइपरटोनिक में रहती है। ये चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला सही से पढ़ा तो आप ये चार्ट अपने आप से भी कर सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप श्योर करिए कि ये चार्ट आप बना लें या आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। देखिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं ऑस्मोसिस में, फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दीजिए, सॉल्यूट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट में, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा, डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कितना है। और आप ध्यान से देखिए कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आइए डिफ्यूजन देखते हैं पहले। तो देखिए, ये आपको सॉल्यूट मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट का हाई है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। और ये बराबर से डिफ्यूज हो गए, सारे बराबर से डिफ्यूज हो गए, तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पे देखिए, लो सॉल्यूट, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी, और ये इस तरफ को देखिए लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, इस तरफ को देखिए हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। मूव क्या करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करेगा, मूव करेगा वाटर। अब कहाँ वाटर ज्यादा है, जहां लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे वाटर ज्यादा है, और जहां हाई है वहां कंपेरेटिवली फ्री वाटर जो है वो कम है। समझ रहे हो ना आप। तो देखिए, यहां से वाटर मूव करेगा, लो से वाटर मूव करेगा हायर की तरफ को, ठीक है, जब तक बराबर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाता। तो देखो, बराबर कॉन्सेंट्रेशन कैसे हुआ मैम, यहाँ तो बराबर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ, ये ज्यादा ये कम। लेकिन बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट के लिए सफिशिएंट वाटर भी मिल गया और यहाँ पे इनके लिए कम हो गया, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम बन गया। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो। देखिए, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट हुआ, किसका, वाटर का मूवमेंट।
समझ गए आप? तो इसी के साथ आपका ये पूरा टॉपिक क्लोज होता है। कोई भी कंफ्यूजन है बताइए, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। डिफाइन पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, डिफरेंस क्या हुआ डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, सेल के साथ क्या होगा जब वो उसको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा। सारे आंसर आपको मिले हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।